हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आरबीआई और इश्यूएंस ऑफ करेंसी के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था और हमने बोला था कि आज की जो क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की मौद्रिक नीति क्या होती है, किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से आरबीआई इसके अंतर्गत काम करता है, उस सब के ऊपर जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। क्या होती है आरबीआई की मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी? जैसे मैंने बताया भी था आपको कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि बाजार में पैसे के फ्लो को, मनी के फ्लो को कंट्रोल करना। अगर बाजार में पैसा ज्यादा है तो बाजार में से पैसे को निकाल लेना, और यदि बाजार में पैसे की कमी है तो बाजार में पैसे को डाल देना। ये जो नीति है ये कहलाती है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि बाजार मुद्रा जारी कौन करता है? आरबीआई करता है। बाजार में मुद्रा कौन डालता है? आरबीआई डालता है। निकालेगा कौन? आरबीआई ही निकालेगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, एक्चुअली ये जो पॉलिसी होती है इट इज बाई मंथली पॉलिसी, द्विमासिक पद्धति होती है। यानी कि हर 2-2 महीने में आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। यानी कि साल में 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी आती है। पहली अप्रैल में, फिर जून में, फिर अगस्त में, फिर अक्टूबर में, फिर दिसंबर में और फिर फरवरी में। और इस हर मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई देखता है कि इन्फ्लेशन की दर क्या है, मुद्रास्फीति दर क्या है, बाजार में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की चल रही है, बाजार में पैसा डालना है या बाजार में से पैसा निकालना है। इस सब के ऊपर जो है आरबीआई जो है वो ध्यान देता है, उसके अंतर्गत जो है आरबीआई जो है कार्य करता है। एक्चुअली अगर हम बात करें अक्टूबर 2016 से जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने की जो प्रक्रिया थी उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया कि अगस्त 2016 तक जो पॉलिसी बनाई जाती थी वो केवल आरबीआई बनाता था, इसमें किसी और संस्था का कोई योगदान नहीं होता था। लेकिन अक्टूबर 2016 से इस पॉलिसी में एक चेंज किया गया और उस चेंज के अंतर्गत एक एमपीसी बनाई गई, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति कमेटी बनाई गई कि अब आगे से जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाएगी वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बनाई जाएगी। यानी कि इसके अंतर्गत जो भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करेगी वही हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बन जाएगी। इसमें कुल मिलाकर 6 सदस्य हैं, जिसमें 3 आरबीआई के सदस्य हैं और 3 भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। यानी कि 6 मेंबर्स की कमेटी है जो पूरी की पूरी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है। मेजोरिटी के आधार पर निर्णय होता है और यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो फाइनल डिसीजन किसका होगा? इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर होते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बता देता हूं। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है आर और दूसरा है सरकार। इसमें 3 सदस्य आरबीआई के हैं, जिसमें पहले होते हैं इस कमेटी के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर। जो भी आरबीआई के गवर्नर होंगे वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। दूसरे होते हैं आरबीआई के वो डिप्टी गवर्नर जो आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है जिसको वो हेड करते हैं, वो इस कमेटी के दूसरे मेंबर बन जाते हैं। और तीसरे होते हैं आरबीआई के ही एक डायरेक्टर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर होते हैं। ठीक, यानी कि इसमें 3 सदस्य आरबीआई के हो गए। आरबीआई के गवर्नर इस कमेटी के चेयरमैन, दूसरे इसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, और तीसरे आरबीआई के डायरेक्टर जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट को देखते हैं। दूसरा इसमें आती है भारत सरकार। भारत सरकार ने भी इसमें 3 सदस्यों को चुनकर रखा हुआ है जिनका कार्यकाल 4 साल का होता है, और यदि भारत सरकार चाहे तो उनका कार्यकाल पहले भी समाप्त कर सकती है। और इसमें जो पहले सदस्य हैं वो है इसमें चेतन घाटे। चेतन घाटे जो है इस कमेटी के भारत सरकार के पहले सदस्य जो है डायरेक्टर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के डायरेक्टर चेतन घाटे इस कमेटी के भारत सरकार के पहले सदस्य। दूसरी है पामी दुआ, ये है डायरेक्टर, दिल्ली स्कूल ऑफ
इकोनॉमिक्स। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की डायरेक्टर पामी दुआ और तीसरे हैं रविंदर ढोलकिया। इस कमेटी के तीसरे सदस्य जो हैं प्रोफेसर इकोनॉमिक्स IIM अहमदाबाद। IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर इकोनॉमिक्स रविंदर ढोलकिया इस कमेटी के तीसरे सदस्य हैं, भारत सरकार के द्वारा मनोनीत। यानी कि ये कुल 6 सदस्य हैं जो अब RBI की इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनती कैसे है। देखिए, जब भी किसी देश की मॉनेटरी पॉलिसी बनती है तो मुख्यतः वो 5 वस्तुओं के आधार पर बनती है। 5 एक फैक्टर्स होते हैं जिसको बनाकर जो है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, केवल भारत में, विश्व के सभी देशों में। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली 5 चीजों से मिलकर बनती है जो हमारे देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रण रखने के लिए काम करती है। पहला होता है हमारा कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षित अनुपात। दूसरा होता है जिसको हम नाम देते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा करते हैं केवल और केवल इसी की चर्चा करते हैं, दैट इज कॉल्ड रीपरचेज रेट, जिसको आप सिंपल सा नाम देते हैं रेपो रेट, पुनः खरीद दर, या हिंदी में भी हम इसको इन जनरल रेपो रेट या रेपो दर के नाम से जानते हैं। एग्जाम में भी जाता है, ये हिंदी में भी रेपो दर के नाम से ही पूछा जाता है। चौथा होता है रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर, ये होता है चौथा। और 5वां होता है बैंक रेट, बैंक दर। ये 5 होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के घटक या फैक्टर जिसके आधार पर हमारे देश में, न केवल हमारे देश में ये कहें बल्कि विश्व के लगभग सभी देशों में इसी प्रकार से मौद्रिक नीति बनाई जाती है। कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रीपरचेज रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। पहले हम इन 5 टर्म्स को पढ़ेंगे कि ये 5 टर्म्स क्या हैं, क्या डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस प्रकार से बनाई जाती है। ठीक, पहले हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशो, CRR या नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है। भारत में कार्यरत सभी बैंकों को, जो भी भारत में बैंक काम कर रहे हैं उन सभी को अपने जितनी भी जमा राशियां हैं उन सबका एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करवाना पड़ता है। मैं लिखवा देता हूं इसमें, सभी बैंकों को अपनी कुल जमा राशियों का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करवाना पड़ता है, जिसे CRR, यानी कि भारत में कोई भी बैंक काम कर रहा हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो विदेशी बैंक हो, कोई भी बैंक अगर हमारे देश में काम कर रहा है तो उसको अपनी जमा राशियों का एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास जमा करना ही करना है। जैसे अभी कितना है ये 4% ऑफ NDTL. NDTL is Net Demand Term Liabilities. शुद्ध मांग तथा मियादी जमाओं का 4%। यानी कि बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट क्या होता है बता चुका हूं मैं आपको, यानी कि जहां पर हम पैसा कभी भी निकाल सके, कभी भी जमा करवा सके। टर्म डिपॉजिट यानी जब हमने FD करवाया, RD करवाया, एक फिक्स टाइम के लिए हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, उसका 4% वर्तमान समय में सभी बैंकों को RBI के पास जमा करना है। यदि आप जमा करते हैं अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो RBI हैवी पेनल्टीज इंपोज कर देता है। यानी कि ये प्रकार से माना जाए कि बैंक जो है वो पेनल्टीज को तो अवॉइड करना चाहते हैं, जिस कारण से वो क्या करते हैं, इसको जमा करते ही करते हैं।
इसको आरबीआई यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है। ये बढ़ाकर की जा सकती है अधिकतम 15% और कम से कम की जाती है 0%। ठीक, यानी कि भारत में सभी बैंकों को जितने भी उसकी जमा राशियां हैं उसका एक निश्चित प्रतिशत अपने पास जमा करवाता है आरबीआई, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो। यह होता है हमारा सीआर। अभी आपको सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि ये होता क्या है, कब बढ़ाया जाता है, कब घटाया जाता है, इन सब चीजों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज पर आते हैं। मैंने बताया था आपको दूसरी चीज होती है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। पहले बात करेंगे, आपको पता ही होगा, एक होता है लिक्विड असेट्स, तरल संपत्तियां। किसे कहते हैं तरल संपत्तियां? वो संपत्तियां जिसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकें, जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब क्या होती है? हमारी तरल संपत्तियां होती हैं, क्योंकि हम इनको कभी भी बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सिंपल सा नियम है, और यहां पर बैंक आरबीआई कहता है कि बैंकों को अपने पास जितनी भी तरल संपत्तियां हैं उसके बराबर का कैश अपने पास दैनिक आधार पर रखना है। यहां पे लिखवा देता हूं, मैं बता देता हूं, बैंक्स टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट्स with itself on daily basis which is called SLR। यानी कि भारत में कार्यरत सभी बैंकों को अपनी कुल तरल संपत्तियों का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास दैनिक आधार पर रखना है। कितना है ये अभी? 18.75% ऑफ लिक्विड असेट्स, तरल संपत्तियों का 18.75%। यानी कि कोई बैंक है, मान लीजिए आप SBI है, मान लेते हैं जैसे हम SBI की बात करें, SBI के बाद मान लीजिए जितना कैश है, जितना गोल्ड है, जितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, उसके आधार पर उसके बाद जितनी भी लिक्विड असेट्स हो गई उसके बराबर का कैश उसको अपने पास रखना ही रखना है। कितना है अभी? 18.75%। क्यों रखना पड़ता है? देखिए, सिंपल सा एक नियम है। बैंक क्या है? एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या करेंगे? जब उसके बाद पैसा आएगा, बैंक क्या करेगा? उस पैसे को कहां कर देगा? वो इन्वेस्ट कर देगा, मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, लोन दे देगा या कुछ और खरीद लेगा, ताकि उसकी जो एसेट्स हैं वो बढ़ती रहे। लेकिन सपोज कीजिए बैंक ने क्या किया, बैंक के पास मान लेते हैं आज 25 करोड़ रुपए आया। हाँ, पूरे बैंक, हम एक ब्रांच की बात नहीं कर रहे, पूरे बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक के पास आज 25 करोड़ रुपए आया, उसने क्या किया? सारा का सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब कल अगले दिन जमा करने वाले आए 5 करोड़ के और निकालने वाले आ गए 17 करोड़ के। आ सकते हैं। अब बैंक ये तो नहीं कह सकता भैया जी आज पैसा नहीं है, कल आ जाना। बैंक में अगर आपने आज पैसा मांगा है तो बैंक को तो आज ही देना पड़ेगा। दैट इज अ रीजन कि आरबीआई बैंकों को कहता है कि पहले आप जितनी भी आपके पास संपत्तियां हैं आपने खरीद कर रखी हुई हैं, जितना आपके पास कैश है उसके कुछ परसेंटेज बराबर का आप पैसा अपने पास रखिए, बाकी पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए ताकि कस्टमर को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। दैट इज द रीजन कि आरबीआई जो है इस प्रकार से ये पॉलिसी रखवाता है। और कितना है ये अभी? 18.75%। तीसरी चीज पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। और जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं हम केवल और केवल रेपो दर की बात करते हैं। किसे कहते हैं? रेपो दर का मतलब होता है बैंक, उनको लगातार पैसे की आवश्यकता होती है। वो दर जिस पर बैंक अपनी संपत्तियों को, अपनी प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं और उसके बदले में बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रेपो दर। ठीक, कल होता है वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं तथा वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों की प्रतिभूतियों को खरीद लेते हैं तथा उसके बदले में छोटी अवधि के लिए ऋण देते हैं, रेपो दर कहलाती है। यानी कि बैंक को आवश्यकता पड़ी पैसे की, बैंक ने आरबीआई के पास
उस सिक्योरिटी या बैंक के पास जो अपनी सिक्योरिटीज थी, जो प्रतिभूतियां थी, जो बैंकों ने खरीद के रखी हुई थी, वो उन्हें आरबीआई को बेच दी और उसके बदले में आरबीआई ने उनको पैसा दे दिया। दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और ये कितनी अवधि के लिए होता है? छोटी अवधि के लिए होता है। यानी कि यहां पर क्या हो गया? आरबीआई फंड्स टू बैंक्स फॉर शॉर्ट टर्म। कितना दिन होता है ये? 15 दिन से 90 दिन तक। यानी कि जब बैंक आरबीआई से 15 दिन से लेकर 90 दिन तक के लिए लोन लेते हैं, पैसा उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। और कितना है ये अभी? 5.40%, 5.40%। और अभी रिसेंटली आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को 0.35% से कम कर दिया। पहले जो थी वो 5.75 होती थी, अब उसको घटाकर 5.40 कर दिया। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं। रिवर्स रेपो रेट, विपरीत रेपो दर। एक्चुअली यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है और ये कहूंगा कि कुछ बुक्स में भी ऐसा ही लिखा भी हुआ है। रेपो रेट वो रेट जिस पर बैंक आरबीआई से पैसा लेते हैं, उधार लेते हैं, और रिवर्स रेपो बिल्कुल उल्टा, यानी कि वो रेट जिस पर आरबीआई बैंकों से लोन लेता है। कैसे हो सकता है? क्या आरबीआई बैंकों से लोन ले सकता है? आरबीआई जो खुद एक नोट छापने की मशीन है, बाजार में मुद्रा का नियंत्रण करता है, सब कुछ करता है, उसको नोट क्यों चाहिए? रिवर्स रेपो का मतलब होता है वो रेट जिस पर आरबीआई बाजार से एक्स्ट्रा मनी को बाहर निकाल लेता है बैंकों के द्वारा। बैंकों के पास जब पैसा होगा तो बैंक क्या करेंगे? मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अब आरबीआई कहता है बैंकों को कि आपके पास जो एक्सेस मनी है वो आप मेरे पास जमा करवा दीजिए और उस पर मैं आपको ब्याज दूंगा। जैसे हम करते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से जब पैसा तो क्या होता है? वो लोन होता है। लेकिन जब बैंक में जब पैसा जमा करते हैं, कब करते हैं जमा? जब हमारे पास एक्सेस हो जाता है। वो कोई लोन थोड़ी ना है, हमने बैंक को कोई लोन थोड़ा ना दिया, बैंक को हमसे मांगने थोड़े ना आया था। हमने बैंक को कहा कि हमारे पास एक्सेस मनी है, हमारा पैसा आप रख लीजिए। बैंक ने बोला ठीक है मैं रख लेता हूं, उस तरफ से आपको ब्याज भी दे दूंगा। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। वह दर जिस पर बैंक अपनी अधिक राशियों को आरबीआई के पास जमा करवा देते हैं। याद रखिएगा, सीआरआर में भी जमा कर रहे हैं और यहां पर भी जमा कर रहे हैं। सीआरआर में मजबूरी में जमा कर रहे हैं, वो करना है और उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। लेकिन रिवर्स रेपो में वो जमा भी कर रहे हैं और आरबीआई उस पर ब्याज भी दे रहा है। कितना है ये ब्याज अभी? 5.15%, 5.15%। इस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है। और जनरली ये माना जाता है कि क्योंकि बैंकों को पैसे की आवश्यकता लगातार रहती है, तो इसलिए क्या करते हैं बैंक? ये छोटी अवधि के लिए ही बैंक जो है वो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, लंबी अवधि के लिए नहीं रखते। दैट इज अवर रिवर्स रेपो रेट। और पांचवा होता है हमारा, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। बैंक रेट या बैंक दर बिल्कुल ये होता है रेपो रेट के समान। एक्चुअली कोई बच्चे समझते हैं बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पर बैंक अपने कस्टमर को लोन देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक रेट का मतलब होता है वह दर जिस पर बैंक लंबी अवधि के लिए आरबीआई से पैसा उधार दे। यानी कि जब बैंकों को पैसे की आवश्यकता पड़ी और लंबी अवधि के लिए बैंकों ने आरबीआई से पैसा ले लिया, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। यानी कि यहां पर क्या हो गया? आरबीआई फंड्स टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म। कितना दिन होता है ये? 91 दिन से 365 दिन के लिए। यानी कि जब बैंक आरबीआई से 91 दिन से लेकर 365 दिन तक के लिए पैसा उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। और इस पर कितना रेट है? इस पे आरबीआई कहता है लंबी अवधि के लिए है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं ले रहा, तो एक काम करूंगा, आपसे मैं जो
ब्याज है वो ज्यादा ले लूंगा। अभी ये है 5.65%, 5.65% अभी बैंक रेट है जिस पर बैंक आरबीआई से लंबी अवधि के लिए पैसा लेते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे 5 टर्म्स जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो 5 टर्म्स हैं ये काम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर रेपो रेट की। देखिए बहुत सिंपल सा एक नियम, मान लेते हैं इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति, महंगाई दर जिसको सिंपल सी भाषा बोलते हैं, हाई है और आरबीआई को उम्मीद है कि ये अभी और आगे बढ़ने की उम्मीद है। महंगाई दर कब ज्यादा होगी? जब बाजार में मनी का फ्लो ज्यादा होगा। यानी कि जब बाजार में मनी का फ्लो ज्यादा है तो अब क्या करना है? बाजार में से पैसा निकालना है। अब बाजार में पैसा निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आरबीआई को? आरबीआई क्या करेगा? अपनी जो रेपो रेट है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। अब जैसे ही आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को बढ़ाया, क्या हो गया? उससे 2 चीजें हुई। पहली चीज हुई कि आरबीआई से जो बैंक पैसा लेते हैं उस पर जो ब्याज देते हैं वो महंगा हो गया। अब बैंक क्या करेंगे? 2 काम करेंगे, या तो वो आरबीआई से पैसा लेंगे ही नहीं, और जब वो आरबीआई से पैसा नहीं लेंगे यानी कि सिंपल सी बात है जो उनके पास पैसा है वही वो मार्केट में चलाएंगे, और यदि वो आरबीआई से पैसा लेते हैं तो क्या करेंगे? अपनी ब्याज दर को भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। अब जैसे उन्होंने अपनी ब्याज दर को बढ़ाया तो क्या हो गया? बाजार में पैसे का फ्लो अपने आप ही कम हो गया, लोन लेने वाले लोगों की संख्या में अपने आप ही कमी हो गई। प्लस इसके अलावा बैंक क्या करेंगे? क्योंकि वो आरबीआई से ज्यादा महंगा लोन ले रहे हैं तो क्या करेंगे? अपने भी इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। यानी कि जब बाजार में पैसे की मात्रा कम करनी हो, आरबीआई क्या करता है? इन्फ्लेशन रेट को नियंत्रित करने के लिए अपनी रेपो रेट को बढ़ा देता है। इसके विपरीत जब इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति नीचे की तरफ जा रही हो, बाजार में पैसा कम हो, यानी जैसे हम अगस्त की पॉलिसी की बात करें, आरबीआई ने बोला कि हमारे देश में अभी जो आर्थिक स्थिति है काफी खराब होती चली जा रही है, हमारे देश में अभी जो मुद्रास्फीति है बहुत नीचे हो चुकी है, और इस साल का हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी हमने 7.2 से घटाकर 7 किया, अब वहां से भी घटाकर 6.9 कर दिया। यानी कि बाजार में मनी का फ्लो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, कम है। तो आरबीआई ने बोला अब चूंकि अब स्थितियां खराब हैं इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अपने रेपो रेट को भी नीचे की तरफ कर रहे हैं। आरबीआई ने अपना जो रेपो रेट था वो 5.75 से घटाकर 5.40 कर दिया। अब इससे क्या फायदा होगा कि बैंक आरबीआई से ज्यादा पैसा लेंगे, क्योंकि सस्ते पर ले रहे हैं वो क्या करेंगे? अपना इंटरेस्ट रेट भी क्या करेंगे? कम कर देंगे। यानी कि बाजार में मनी का फ्लो क्या हो जाएगा? अपने आप ही नियंत्रित हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज द पॉलिसी। इस प्रकार से रेपो रेट को नियंत्रित किया जाता है, और जब रेपो रेट में परिवर्तन होता है तो रिवर्स रेपो अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई क्या करेगा? उस रेपो रेट को अपने आप ही कम कर देगा। ठीक, दैट इज द रीजन। भाई रेपो रेट कम होने से हमारी जो रिवर्स रेपो है वो भी अपने आप कम हो जाएगी, और जब हमने रेपो को कम किया तो हम क्या करते हैं? बैंक रेट को भी आरबीआई क्या करता है? कम कर देता है। यानी कि रेपो, रिवर्स रेपो और बैंक रेट ये तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। एक के बढ़ने से, घटने से दूसरे का बढ़ना और घटना उसी पर ही आधारित होता है, उसी के अंतर्गत जो है सारे के सारे कार्य होते हैं। दैट इज कॉल्ड अवर रेपो, रिवर्स रेपो एंड बैंक रेट। लेकिन अब यहां पर एक और चीज आती है कि हमने अभी बात छोड़ दिया इस चीज को, सीआरआर को। आरबीआई सीआरआर में ज्यादा बढ़ाता है या कम करता है? जैसे हमने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से हमारे देश में जो सीआरआर है वो 4% पर ही टिकी हुई है। सीआरआर में परिवर्तन आरबीआई तब करता है जब बाजार में मनी का फ्लो बहुत ही अनलिमिटेड रूप से कम हो जाए या अनलिमिटेड रूप से ज्यादा हो जाए, जब रेपो और रिवर्स रेपो या बैंक रेट से उसको नियंत्रित करना सरल ना हो।
दैट इज द थिंग कि तब वो जाकर सीआरआर में परिवर्तन करता है, या जब आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास अब खूब सारा पैसा आ गया और यदि बैंक उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तब वो क्या करता है, अपनी सीआरआर को बढ़ा सकता है। या जब मार्केट में अनलिमिटेड रूप से पैसे की कमी आ जाए तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को कम कर देगा, जिससे बैंकों के पास लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तरलता बढ़ जाएगी, बाजार में वो पैसा डाला जाएगा। यानी कि जब बाजार में पैसा डालना हो तो सीआरआर को कम कर दिया जाता है और जब बाजार में से पैसा निकालना हो सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है अनलिमिटेड रूप से, क्योंकि यहां पर बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास जमा कर रहे हैं, यानी कि बैंकों को आरबीआई से लोन लेने की आवश्यकता नहीं है इसके कारण से। सो दैट इज कॉल्ड अवर सीआरआर। लेकिन एसएलआर का मतलब होता है जब बैंक अपनी स्थितियों को मजबूत करते चले जाएंगे, जब बैंक मजबूत स्थितियों में होंगे तब वो क्या करेंगे, उनको अपने कस्टमर को पैसा चुकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब आरबीआई क्या करेगा, अपनी एसएलआर को धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। जैसे ही वो अपनी एसएलआर को कम करता चला जाएगा तो क्या होता जाएगा, उससे बैंकों के पास जो तरलता की क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, मार्केट में पैसा ज्यादा आता जाएगा। जैसे कुछ समय पहले तक जो एसएलआर थी करीब 21% के आसपास थी, अब वो 18.75% पर आ गई, यानी कि बैंकों की लोन देने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक, यानी कि जब बैंकों की लोन देने की क्षमता को बढ़ाना हो, उसको मजबूत बनाना हो तो क्या किया जाता है, उनको पैसे की अधिकता दी जाती है, तरलता दी जाती है, ताकि मार्केट में भी पैसा जाए और बैंकों की स्थितियां भी मजबूत हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा सारा एक पार्ट कि किस प्रकार से हमारे देश में पैसा आता है और जाता है बैंकों के द्वारा आरबीआई के थ्रू। लेकिन हमने अभी यहां पढ़ा कि रेपो में कितने दिन के लिए लोन मिलता है, 15 दिन से लेकर 90 दिन तक के लिए, और बैंक रेट में 91 डेज या फिर उससे ऊपर में। लेकिन अगर मान लीजिए बैंक को कुछ कम समय के लिए पैसा चाहिए हो तब क्या हो, मान लीजिए बैंक को 2 दिन के लिए पैसे की आवश्यकता है लेकिन रेपो कहता है कम से कम 15 दिन के लिए, तब बैंक का क्या करे, इसके लिए एक नई सुविधा लाई गई जिसको नाम दिया गया MSF, यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं सीमांत सुविधा। सीमांत सुविधा, यहां पर जो बैंक है यहां पर 15 दिन से कम के लिए भी पैसा ले सकते हैं। एमएसएफ के 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला होता है कॉल मनी, या इसको हम एक और नाम देते हैं इमरजेंसी फंड, आपातकालीन सुविधा। दैट इज 1 दिन के लिए, यानी कि जब बैंक को केवल 1 दिन के लिए पैसा चाहिए हो, आज लिया है और कल चुकाना है, इसको हम बोलते हैं कॉल मनी। और दूसरा होता है नोटिस मनी, दैट इज फॉर 2 days to 14 days। और जब बैंक आरबीआई से या कहीं और से जब पैसा लेते हैं 2 दिन से लेकर 14 दिन के लिए, दैट कम्स अंडर नोटिस मनी। यानी कि बैंकों को यह सुविधा दी गई कि वह 15 दिन से कम के लिए भी पैसा ले सकते हैं। और एमएसएफ में एक और खासियत दी गई, एमएसएफ में आवश्यकता नहीं है कि जो बैंक है वो केवल और केवल आरबीआई से ही पैसा ले। यहां पर यदि बैंक चाहे तो किसी अन्य वित्तीय संस्थान से भी पैसा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो एक बैंक दूसरे बैंक से लेना चाहे, जैसे मान लीजिए एसबीआई आईसीआई से लेना चाहे, इसमें ले सकता है। एलआईसी से लेना चाहे, आईडीएफसी से लेना चाहे, या किसी और अन्य वित्तीय संस्थान से आईएफसीआई से लेना चाहे। यानी कि यहां पर आवश्यक नहीं है कि जो पैसे का लेन देन हो वो केवल आरबीआई के द्वारा हो। यहां पर एक वित्तीय संस्थान दूसरे वित्तीय संस्थान से भी पैसे का लेन देन कर सकता है 1 दिन से लेकर 14 दिन। दैट इज कॉल्ड अवर एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत सुविधा। और एमएसएफ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही होता है जो बैंक रेट का होता है। जो दर बैंक रेट की होगी वही दर एमएसएफ भी होगी, यानी कि एट प्रेजेंट 5.65
5%। यानी कि यदि SBI PNB से उधार लेता है तब वो कितने पर लेगा? 5.65% पर ले। तो दैट इज अवर मॉनिटरी पॉलिसी। इस प्रकार से बाजार में जो मनी का फ्लो है, जो पैसे का जो नियंत्रण है, वो इस प्रकार से इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है। इसको हम बोलते हैं हमारी मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये था RBI का दूसरा पार्ट जो मॉनिटरी पॉलिसी के अंतर्गत आया। तो हमने अब RBI, बैंक, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगली क्लास में हम मनी के फ्लो के ऊपर और बात करेंगे और अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई दर, जिसको आप सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, क्या है, किस प्रकार से नियंत्रित होती है, किस प्रकार से होती है, इन सब के ऊपर जो है हम अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास।